वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को और दो तरीके से ह्यूमंस के हिसाब से डिवाइड किया गया है, विच आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन दोनों की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। फॉर्मल से और इनफॉर्मल से हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? फॉर्मल से लाइक जो हम किसी से एक सेट सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात कर रहे हैं, और इनफॉर्मल में मतलब जब हम नॉर्मल अपने बिना किसी चीज़ के जो रिलेशंस बनाते हैं, बिना किसी गोल को अचीव करने के जो पर्सनल रिलेशंस किसी के साथ बनाते हैं, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। लाइक जो हमारे टीचर्स के साथ रिलेशन होते हैं वो ऑब्वियसली फॉर्मल होते हैं, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं? इनफॉर्मल। तो वैसे ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी डिवाइड किया गया है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइंड बाय मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ टास्क। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो किसी भी कंपनी में जो उसकी मैनेजमेंट है वो डिज़ाइन करती है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव या टास्क को अचीव कर पाए। लाइक सपोज एक कंपनी है, उसमें उन्होंने मैनेजमेंट ने जो बनाया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वो कैसे होगा? लाइक सपोज एक बॉस है, उसके अंडर 2 एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, इनके अंडर फर्दर 3 एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, और इनके भी सब अंडर 2-2 एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, एंड सो ऑन इसके लिए। तो ये जो मैनेजमेंट ने किसी भी कंपनी की स्ट्रक्चर बनाया है कि कैसे काम होगा या किसके नीचे कौन सा एम्प्लॉय होगा या फिर किसका बॉस कौन होगा, वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी में मैनेजमेंट बनाती है कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे काम करेंगे, उसे कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डेफिनेशन है इट एमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसी के बीच में से निकल के आती है। व्हेन पीपल इंटरैक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स। अब हम इसको इसी एग्जाम्पल से लेते हैं कि हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का था। मतलब ए का बॉस कौन हुआ? 1, बी का भी 1 हुआ, सी डी का 2 हुआ, और 1 2 3 का ए हुआ, और ए का एक्स हुआ। ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनफॉर्मल में क्या हुआ? ये जो एफ था, सपोज ये जो एफ एम्प्लॉय था, ये ए एम्प्लॉय को बहुत अच्छे तरीके से पर्सनली जानता है। तो अगर वो एफ और ए अपने आप को मतलब एक दूसरे को जानते हैं तो लाइक दे विल टॉक टू ईच अदर। वो दोनों जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं उनको भी डेवलप करेंगे अगर वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो जब कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कलीग या किसी भी एम्प्लॉय के साथ पर्सनल रिलेशंस बनाता है बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स। बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स का मतलब ए तो जूनियर है, बी उसका सीनियर है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और आपस में नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, ना कि ऐसे कि बॉस और जूनियर के रोल में। इसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने पढ़ा इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली कि इन दोनों के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होती हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या फीचर्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स के साथ। पहला फीचर है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जो नोइंगली डेवलप की जाए या नोइंगली किसी चीज़ को किया जाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि ये मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है ताकि अपने गोल को अचीव कर सके। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जानबूझकर या
नोइंगली इसे डेवलप करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाई इट्स डेलिब्रेट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। अब हमने जो सपोज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने पढ़ा कि एक के नीचे 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन तीनों के नीचे 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो एक ऐसे हियरार्की फॉर्म हो जाती है कि एक किनको ऑर्डर देगा, वो किसको ऑर्डर देंगे। अगर ये पूरी हियरार्की प्रॉपरली अच्छे से डिमार्केटेड की जाएगी तो उससे हेल्प मिलेगी हमें जानने में कि हमें किसके अंदर काम करना है और हमें किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, मतलब किसके साथ बात करनी है या किसके साथ मिलकर हमें अपना गोल अचीव करना है। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड जॉब। अब ये तो बहुत सिंपल है कि हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही किस लिए थी, ताकि सबको सबकी पोजीशन और रैंक पता चल जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे उनकी जॉब स्पेसिफिक हो जाएगी कि वो इस पोजीशन पे है, उसे ये काम करना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट। ऑब्वियसली तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये क्यों डिज़ाइन किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू, टू अचीव अ टास्क। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई ही इसलिए जाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का, जो कंपनी का गोल है वो अचीव हो सके। लास्ट पॉइंट है फोकस ऑन वर्क। ऑब्वियसली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने बनाई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो जब गोल को अचीव करने के लिए हमने कोई चीज़ बनाई है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा कि उस गोल को कैसे अचीव करें। सो दैट्स व्हाई इट फोकसेस ऑन वर्क। तो ये सारी थी इसके फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे इनकी एडवांटेजेस के बारे में कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो अभी हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस से। फर्स्ट एडवांटेज है स्पेसिफाइड जॉब्स और स्टेबिलिटी। इसमें हमने फीचर्स में पढ़ा कि स्पेसिफाइड जॉब मतलब किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी इंडिविजुअल को ये पता चल जाता है कि वो किस रैंक पे काम कर रहा है या फिर उसकी क्या पोजीशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उसे ये पता चल पाएगा तो वो उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सकता है उस पोजीशन के लिए, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। हमने इसमें पढ़ा कि एक पूरा ऐसे मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रक्चर बना देती है कि किसको कौन ऑर्डर देगा, तो इसकी वजह से यूनिटी ऑफ कमांड हम फॉलो कर पाते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें हमने देखा था, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। एक्स है, ए, बी, इनके अंडर 2 एम्प्लॉयज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो इसमें हमने देखा कि किसी भी जूनियर को कोई भी 2 बॉस ऑर्डर नहीं दे रहे। यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ को 1 बॉस ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय को 2 बॉस तो ऑर्डर नहीं दे रहे ना, तो क्या हम कह सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हुआ है। येस, यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है गोल। गोल को तो ऑब्वियसली अचीव करने के लिए हम करते हैं, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि फोकस ऑन वर्क या फिर ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही इसलिए जाती है ताकि हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर सकें। लास्ट पॉइंट है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि स्पेसिफाइड जॉब होती है। लाइक सपोज यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन वाला एम्प्लॉय है उसकी जॉब फिक्स है कि उसे ए जो है वो ऑर्डर देगा और उसे 7 और 8 को ऑर्डर देने हैं। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फिक्स हो गई, मतलब कि उसे ए से ऑर्डर रिसीव करने हैं और 7 और 8 को ऑर्डर देने हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स to fix the responsibilities and in goal achieving. It also supports unity of command और specified job होती है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को फील होता है कि वो एक पोजीशन पे स्टेबल है और ऑर्गेनाइजेशन को भी ये फील होता है कि उसने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया जिसके हिसाब से ही सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टेबिलिटी है। अब इसकी जो एडवांटेजेस की शॉर्टकट ट्रिक है वो है शुगर।
ऑब्वियसली थोड़ी सी स्पेलिंग अलग है लेकिन कोई नहीं, चलता है निमोनिक्स में। तो इसकी ये शॉर्टकट ट्रिक है शुगर, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस आर एज स्वीट एज शुगर। अब इसकी हम देखते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफाइड जॉब एंड स्टेबिलिटी, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, जी से गोल और ई से इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एज स्वीट एज शुगर, शुगर SUGE, ए नहीं है यहाँ पे, ई है, ये याद रखना, शुगर एडवांटेजेस, और ये सारे पॉइंट्स आपको क्विकली याद आ जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिसएडवांटेजेस होती है। फर्स्ट है ह्यूमन नीड्स आर इग्नोर्ड। हमने इसके एडवांटेजेस या जो फीचर्स उसमें पढ़ा कि इट फोकसेस ऑन वर्क। क्या सिर्फ किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ यही चाहिए कि वो सिर्फ काम करे? ऑब्वियसली उसे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ी मस्ती भी चाहिए, थोड़ा फन भी चाहिए, जिससे उसकी लाइफ में लाइक ऐसे वो फील ना करे कि वो स्ट्रेस्ड है। अगर वो पूरे दिन काम ही करता रहेगा तो क्या वो बोर नहीं हो जाएगा? सो दैट्स वाई। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो सिर्फ वर्क पे फोकस किया जाता है, ना कि पर्सनल रिलेशंस पे या थोड़ा जो बोरिंग सा माहौल है उसको ठीक करने पे। सो दैट्स वाई जो ह्यूमन की नीड्स है वो इग्नोर हो जाती है। ह्यूमन की नीड्स क्या है कि वो अपने कलीग्स के साथ इंटरैक्ट करे या फिर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, ये सब होती है ह्यूमन की नीड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये सब कुछ इग्नोर हो जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि फोकस ऑन वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस क्रिएटिविटी। इसमें हमने पढ़ा जो स्ट्रक्चर था कि हमने किसी एम्प्लॉय को फिक्स कर दिया तो उसे वहीं पे काम करना, उसे पता चल गया कि उसे इससे ऑर्डर लेने हैं और इसको काम देना है, तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा उस काम में, स्पेशलाइज तो होगा। लेकिन अगर हम सपोज ये जो सेकंड पोजीशन वाला है इसको उठा के यहाँ पे डाल दें 4 की जगह, तो क्या वो ढंग से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे तो सेकंड वाले की आदत है, ऑब्वियसली है ना। तो इसकी वजह से वो वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। उसकी जो क्रिएटिविटी इनोवेशन लेवल है, थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो उसी डायरेक्शन में चलेगा, ना कि न्यू डायरेक्शन में। या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब ह्यूमन नीड्स इग्नोर हो जाएंगी तो ह्यूमन जो यहाँ पे इंडिविजुअल काम कर रहा है उसका मन ही नहीं करेगा कि वो कुछ इनोवेशन लाए या कुछ क्रिएटिव करने की सोचे। या फिर इसका एक और मतलब हम निकाल सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल में हम हर एक की पोजीशन सेट कर देते हैं। तो अगर कोई चाहे लाइक सपोज यहाँ पे जो 10 नंबर का एम्प्लॉय है उसके माइंड में आया एक बहुत अच्छा आइडिया, उसने अपने ऊपर वाले को बताया, मतलब अपने बॉस को बताया, थर्ड को, उसे भी अच्छा लगा, उसने अपने बी को बताया लेकिन बी को पसंद नहीं आया, तो क्या वो जो क्रिएटिव अच्छा सा आइडिया था ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक्स तक पहुँच पाया? जो कंपनी का ओनर था नहीं पहुँच पाया ना। तो इसकी वजह से भी अगर उसकी एक बार बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई तो वो आगे सोचेगा मैं क्यों करूँ इनके लिए मेहनत, भाई जब ये कुछ काम ही नहीं करते, मेरी बात सुनते ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ। सो दैट्स वाई इट ऑल्सो रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब लास्ट पॉइंट है डिलेज, इसको भी हम इससे लिंक करते हैं। सपोज 10 वाला एक वर्कर था, मशीन में कुछ फॉल्ट था, उसे आगे बताना था कि मशीन को रिप्लेस करवा दो, वो ख़राब हो गई है। उसने 3 को बताया, सपोज 5 दिन लग गए उसको पहुँचने में। 3 ने बी को बताया, उसमें 2 दिन लग गए। बी ने एक्स को बताया, उसमें 5 दिन लग गए। ऐसे 10-15 दिन बीत गए लेकिन मशीन ठीक नहीं हो पाई। तो ये जो 10-15 दिन का डिले था किसकी वजह से हुआ? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो इट ऑल्सो लीड्स टू डिलेज। ये थी इसकी 3 डिसएडवांटेजेस, मतलब ह्यूमन नीड्स आर इग्नोर्ड, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड डिलेज। अब इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है HRD नहीं होती, मतलब हमने इसमें पढ़ा कि ह्यूमन नीड्स इग्नोर हो जाती है, वो डेवलप नहीं कर पाते, तो उसी से रिलेटेड हमने बनाया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो पाता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा एक्चुअली में है नहीं, होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स का, लेकिन ये जस्ट मेमोरी टेक्निक है। तो इसका H है ह्यूमन नीड्स आर इग्नोर, R से है रिड्यूस क्रिएटिविटी और D से है डिलेज। तो ये हमने पढ़ा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में।
अभी हमने पढ़े फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन चैनल। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि एक पूरा ऐसे सेट बना दिया जाता था, जैसे एक्स है, ए है, बी है, 1 2 3 4, ऐसे पूरा सेट बना दिया जाता था, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। और इसमें इंडिपेंडेंटली कोई किसी से भी बात कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड वाला एक्स से बात करता हो लेकिन फर्स्ट वाला बी से बात करता हो, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब इसमें कोई भी किसी से भी इंडिपेंडेंटली बात करता है, किसी पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट है ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो सब एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ खुद बनाते हैं, तो उसमें जिसके साथ वो बात कर रहे हैं, जिसके साथ वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ उन्हें कैसे बात करनी है वो अपने आप ही डिसाइड करते हैं। मतलब सपोज ये ग्रुप है, इन्हीं में से हम लेते हैं 1 3 और ए का, और सेकेंड ग्रुप में है 2 4 बी और एक्स। इस ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहते हैं कि हम वैसे ही बात करेंगे जैसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं। लाइक मैं आपको सर बोलूँगी, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो और नॉर्मल। लेकिन जो इस ग्रुप के पीपल है वो कहते हैं हम सबको एक दूसरे के नाम से बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम सर्वर बुलाएंगे। तो ये हो गया इनफॉर्मल। मतलब ये एक दूसरे को इनफॉर्मल तरीके से बुला रहे हैं और इसमें फॉर्मल तरीके को। तो दोनों ग्रुप में बिहेव करने का एक दूसरे के साथ तरीका अलग है। सो दैट्स वाई ईच एंड एवरी ग्रुप इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेट देयर नॉर्म्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सो ग्रुप नॉर्म्स में डिफर फ्रॉम ईच ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। जैसे कि हमने फॉर्मल में पढ़ा कि वो डेलिबरेटली फॉर्म होता है टास्क को अचीव करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि फर्स्ट ने ए के साथ फ्रेंडशिप या ए के साथ वो ए को इसलिए जानता है ताकि उसका बेनिफिट ले सके, नहीं, बल्कि अपनी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लाइक कि मेरे पास जो कलीग्स हैं मैं उनसे बात करूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब ये कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है, किन्हीं भी इंडिविजुअल्स के बीच में ओरिजिनेट हो सकता है, ना कि डेलिबरेटली किसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ओरिजिन फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो नॉर्मल है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी उसी के में जो एम्प्लॉयज़ थे वो ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाते हैं। लास्ट पॉइंट है नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, सो दैट्स वाई नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। अब ये जो हमने पांचों पॉइंट्स पढ़े, इसके लिए छोटी सी मेमोरी टेक्निक है। IG says party is on। अब IG कह रहा है कि पार्टी ऑन है। पार्टी कौन करते हैं? जो फ्रेंड्स होते हैं, जो इनफॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो IG कह रहे थे पार्टी इज ऑन। ओके, तो ये हो गए हमारे फीचर्स। अब इनके हम शॉर्टकट देखते हैं। I स्टैंड्स फॉर दिस, G से ग्रुप नॉर्म्स, S से स्पॉन्टेनियस ओरिजिन, ऑन से ओरिजिन फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। तो ये है इसके फीचर्स की शॉर्टकट ट्रिक। IG सेज द पार्टी इज ऑन। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है। पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। इसको आप इजीली जो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी वो ही इसके एडवांटेजेस बन गई है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? HRD मतलब ह्यूमन नीड्स आर इग्नोर्ड, R से हमने पढ़ा था रिड्यूस क्रिएटिविटी और D से हमने पढ़ा था डिलेज। तो इसके पॉइंट्स आप देखोगे, इसमें दो पॉइंट्स तो एज इट इज उसके जस्ट ऑपोजिट है। फर्स्ट है फास्ट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसमें हमने पढ़ा कि डिले होता है, इसमें हम पढ़ रहे हैं फास्ट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। फास्ट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे? लाइक सपोज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी थी, किसे बना लेते हैं A B 1 2 3 4। ओके, तो ये है हमारी
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अगर सेकंड को एक्स तक कोई बात पहुंचानी है तो उसे ए के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक्स डायरेक्टली टू को बता सकता है या टू डायरेक्टली एक्स को बता सकता है, जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी पास ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट है सोशल नीड्स आर फुलफिल्ड या फिर ह्यूमन नीड्स आर फुलफिल्ड। मतलब ह्यूमन सोचते हैं कि वो अपने आसपास के कलीग्स के साथ जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ वो अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करके रखें, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से वो सारी नीड्स फुलफिल हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी फुलफिल हो पाता है। अब अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं मिलजुल कर, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो जब भी कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उनके पास काम आएगा तो वो उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट करके अचीव कर पाएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो पाएगा। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट है इट इज़ अगेंस्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट कहते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत करके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और तुम लोग इनफॉर्मल में सब बेड़ा गर्क कर देते हो, क्यों? बोले कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ऑब्वियसली ह्यूमन नीड है वो तो, लेकिन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये पूरा सेट किया लेकिन इनफॉर्मल में हम सारा ख़राब कर देते हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि अगर एक्स को टू से बात करनी है तो ए के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सीधा इसके पास चला जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अगेंस्ट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस। सपोज ये जो हमने ग्रुप बनाया इसमें ग्रुप में है 1 2 एक्स और एक में है ए बी 3 4। ओके, तो एक रूल आया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि आपको इस रूल को मानना होगा और इसके अकॉर्डिंगली काम करना होगा, लेकिन 1 2 एक्स वाले तो मान रहे, लेकिन ए बी और 3 4 वाला जो ग्रुप था वो कहता हम नहीं मानेंगे इसे। और अगर उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, तो वो उसको रेजिस्ट भी कर सकते हैं कि हम इस रूल को नहीं मानेंगे, हमारे खिलाफ है। लास्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फेल। इसको भी हम रेजिस्टेंस से ही लिंक करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जैसे सपोज ये तो कर ही रहे थे, अब कोई ऐसे रूल आया जो ये भी इनके साथ मिलकर अपोज करने लग गए या रेजिस्ट करने लग गए उस रूल को, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो सकती है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन सब के बीच में जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सब के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए, तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसे ये सब फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि ये सब अपने आप को इनफॉर्मली ही ऑर्गेनाइजेशन में समझेंगे और उसी तरीके से काम करेंगे जिससे जो फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया गया है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या क्या होती है वो, उनके फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एक टॉपिक होता है इन दोनों के डिफरेंस का। अगर आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ गया तो आप इनका कोई भी फीचर, कोई भी एडवांटेज, कोई भी डिसएडवांटेज कंपेयर करके ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इनको लिख सकते हो बहुत ईजीली। कल की क्लास में हम चैप्टर 5 को फिनिश करेंगे। थैंक यू।